तो सर हम लोग डिफरेंसेस कर रहे थे बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। हमने पढ़ा एक में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, एक में पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट तब तक नहीं होता है जब तक तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। पोजीशन एक में बायर जो है वो ओनर ऑफ गुड्स हो जाता है, एक में जो है हायर परचेज में वो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाती है तब तक तो बेली, लास्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हो गई तो फिर ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। राइट टू टर्मिनेट, सेल के केस में यदि तूने टर्मिनेट कर दिया, बायर ने टर्मिनेट कर दिया या सेलर ने टर्मिनेट कर दिया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जबकि हायर परचेज के केस में हायरर को पूरा राइट होता है कि वो टर्मिनेट करते हैं। रीसेल, बायर कैन रीसेल द गुड्स एज ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स, जबकि हायरर कैन नॉट रीसेल द गुड्स बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। टैक्स, एक में सेल है तो भाई उस पर टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, ओनरशिप ट्रांसफर। एक में बेचने वाला सेल वाला टैक्स तब तक नहीं लगेगा जब तक कि वो सेल नहीं बन जाता। पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, सर नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट्स मेड बाय बायर इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। यहाँ पर जो वो इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है ना वो प्राइस मान के एडजस्ट किया जाएगा, जबकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स वो जो दे रहा है वो हायर चार्जेस मान के एडजस्ट किया जाएगा। वो those are not to be considered as price of the goods, those are to be taken as higher charges for use of goods। क्या ये 6 डिफरेंसेस आपको समझ में आए? बोलिए। क्या ये 6 डिफरेंसेस आपको समझ में आए? हाँ। ठीक है, अब एक काम करना है अपने को, काम ये करना है कि सर यहाँ पर एक डिफरेंस और जोड़ना है। जो तुम्हारा नोट्स है ना उसमें एक डिफरेंस और जोड़ना है जिसपे एग्जाम में आजकल क्वेश्चन बनने लग गया है। सर डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं। सर डिफरेंस ये है, देखो रीसेल, यहां पर अपन ने पढ़ा था बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स, ये अपन ने पढ़ लिया था। हायर परचेजर कैनॉट रीसेल अनलेस ही हैज पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये पॉइंट अपन ने अपने नोट्स में भी पढ़ लिया। लेकिन एक है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल में द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। जो भी बायर किसी को बेच रहा है बोनाफाइड परचेजर को वो साथ में ओनरशिप दे सकता है। जबकि इधर हायर परचेज के केस में हायरर कैनॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर। आइए इस पॉइंट को समझते हैं, इस पे आजकल एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनने लगे हैं, ये लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है सर, क्या डिफरेंस है? अपन ने पढ़ा था ना सेल बाय नॉन ओनर, एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल बाय अ नॉन ओनर। क्या एक आदमी जिसके खुद के पास में एक टाइटल नहीं है क्या वो दूसरे आदमी को वो टाइटल दे सकता है क्या? अ पर्सन cannot give a better title to another person than what he himself has. A person cannot give better title to another person than what he himself has. मिस्टर एक्स मार्केट से एक चीज चोरी करके लाए और मिस्टर वाई को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये मिस्टर वाई को उसकी ओनरशिप दे सकते हैं? क्या मिस्टर एक्स को ओनरशिप मिली थी? अरे नहीं सर, वो तो चोरी करके लाए हैं, तो ओनरशिप कहां से मिलेगी? सो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बेटर टाइटल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस थे जहां पर अ पर्सन कैन गिव अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन। मिस्टर वन कैन गिव मिस्टर टू अ बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। इसमें एक पॉइंट था कि सर ये खुद ओनर नहीं है, लेकिन यदि दूसरे बंदे ने गुड फेथ में वो माल खरीद लिया इससे, गुड फेथ में माल खरीद लिया है इससे, ये भले ही खुद ओनर नहीं था, गुड फेथ में माल खरीद लिया है विदाउट नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि अभी जो है इस जो गुड्स मुझे दे रहा है उसमें कुछ कमी पेशी है, तो फिर इसको ओनरशिप मिल जाती है। कैसे? उसमें कुछ एग्जांपल्स देखे थे अपन ने। मान लीजिए ये एक शॉप ओनर है
या फिर सेलर है, सेलर फर्नीचर का सेलर है, इसके शोरूम में एक कुर्सी पड़ी है, टेबल पड़ी है, बहुत सारे फर्नीचर पड़े हैं, एक बायर आया इस कुर्सी के लिए सौदा करके चला गया, बायर नंबर 1, ठीक है, एक ही कुर्सी थी इसके पास में, इसने कहा पहुंचा देना, सेलर ने कहा ठीक है शाम तक या कल तक पहुंचा दूंगा। सडनली बायर नंबर 2 आया, सेम कुर्सी परचेस करके चला गया, ठीक है, अरे सेलर को उसको बेचनी नहीं चाहिए थी क्योंकि बायर नंबर 1 को ऑलरेडी बेच दिए, लेकिन बायर नंबर 2 गुड फेथ में ये माल खरीद रहा है, उसे नॉलेज है ही नहीं कि बायर नंबर 1 ने ऑलरेडी ये माल खरीद लिया है, तो बायर नंबर 2 का राइट ज्यादा अच्छा होएगा इन कंपैरिजन टू बायर नंबर 1। Can seller give a better title to buyer number 2 than what he himself has? सर सेलर ने तो पहले ओनरशिप इसको दे दी, तो अभी ओनर तो रहा नहीं, लेकिन इसने यदि गुड फेथ में काम किया विदाउट नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट, इन दोनों के बीच में इस चीज को लेकर ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया, तो फिर बायर नंबर 2 को सेलर ओनरशिप दे देगा सर, जो उसके खुद के पास में नहीं थी, बायर नंबर 2 का राइट ज्यादा अच्छा माना जाता है। सर ये बात याद आ रही है या नहीं आ रही है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स में मैंने आपको ये बात पढ़ाई हुई है पहले। मानस, मोहित, प्रियांशु, जिग्नेश, कृष्णा, बोलो। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड गुड फेथ और अ पर्सन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय अ नॉन ओनर में अपन ने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन सर हायर परचेज के केस में ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने अपनी मशीन मिस्टर वाई को हायर परचेज पे दी है, अभी तक 3 ही इंस्टॉलमेंट भरी थी आउट ऑफ 5 इंस्टॉलमेंट्स, अभी तक 3 ही इंस्टॉलमेंट्स भरी हुई है, ठीक है। अब मिस्टर वाई जो है, यदि ये खुद ओनर नहीं है, यदि इन्होंने अंडर हायर परचेज इस मशीन को मिस्टर जेड को बेच दिया, मिस्टर जेड ने गुड फेथ में खरीदा, मिस्टर जेड ने गुड फेथ में इस चीज को खरीद लिया विदाउट नोटिस ऑफ द फैक्ट कि ये खुद ओनर नहीं है, लेकिन इस केस में जो हायर परचेज के केस में सेम हरकत करी गई है जो ऊपर करी गई है, आप खुद ओनर नहीं थे फिर भी आपने आगे माल बेच दिया, तो सर इसमें ट्रांसफर ऑफ बेटर टाइटल नहीं होगा टू मिस्टर जेड, हायर परचेज में इम्यूनिटी दी जाती है मिस्टर एक्स को, तो ये ट्रांसफर ऑफ टाइटल जो है ना वो यही बात बोल रहा है, हायरर कैनॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर हु हैज परचेज्ड इट इन गुड फेथ, उसको हायर परचेज के केस में नहीं दिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ दूसरी जगह यदि ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय नॉन ओनर हो सकता है इफ द परचेजर हैज एक्टेड इन बोनाफाइड इन गुड फेथ। सर समझ में आया? बोलो यस सर, आ गया सर। ये इस पे पूरा क्वेश्चन आ सकता है हायर परचेज के केस का बना के कि सर उसने हायरर ने आगे मशीन बेच दी, खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीद लिया, अब बोलो ओनरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है सर, हायर परचेज का केस है इसलिए नहीं मिलेगी, अदरवाइज दूसरे केसेस में गुड फेथ में खरीदा है वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, गुड फेथ में और भी इफ्स एंड बट्स हैं वहां पर फिर भी हो सकती है, हायर परचेज के केस में कभी नहीं होगी। ये एक डिफरेंस ऐड कर लेना अपने नोट्स में, हाथ से लिख लेना। ओके सर, बोलिए यस सर। यस सर। चलिए जी, तो हमने कर लिया डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। सर एक बात बताओ, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कब है जिग्नेश? सर 12 o'clock है। 12 o'clock है ना, चलिए। तो सर अब अपन करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है रे? कृष्णा बता, बेलमेंट क्या होता है? Sir, transfer of possession but not ownership. वेरी गुड कृष्णा, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन of goods from one person to another person for some purpose upon a contract, then when that purpose is finished or when that purpose is accomplished, the goods will either be returned back to its original owner or the goods will be disposed of by Mr. 2 on instructions of Mr. 1. So bailment is transfer of possession only from one person to another person for some purpose upon an understanding that when the purpose is finished, the goods will either be returned back to Mr. 1 or the goods will be disposed of as per his instructions.
सर लेकिन यहाँ पर बेलमेंट में पोजेशन तो जा रहा है गुड्स का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, लेकिन वो ओनरशिप नहीं जा रही है उन गुड्स की। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बट नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वेरी गुड। जैसे आप पुणे में अपने किसी फ्रेंड के घर गए, आप मुंबई से हैं, आपका दोस्त पुणे से, आप पुणे गए तो आपने अपनी फ्रेंड से बाइक मांगी, आपने, आपके फ्रेंड ने आपको बाइक दे दी घूमने के लिए, तो पोजेशन तो दे रहा है बाइक का आपको, लेकिन क्या बाइक की ओनरशिप दे दी आपको? नहीं दी। किस लिए दी? अब बाइक किस लिए दी, क्या पर्पज है? आप एक दो दिन घूम लेंगे पुणे और फिर वो आपको बाइक आपकी रिटर्न कर देगा। तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई है, लेकिन नहीं, पोजेशन तो ट्रांसफर हो गया लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। किस पर्पज के लिए हुई है ये पोजेशन ट्रांसफर? ताकि आप पुणे घूम सकें। अब जब आप पुणे घूम लेंगे तो गुड्स विल आइदर बी रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल ओनर, वाई आपको आपका गुड्स वापस दे देगा, या फिर एक्स मतलब एक्स को उसका गुड्स वापस मिल जाएगा, वाई वापस दे देगा, या फिर एक्स के डायरेक्शन पे वाई इस गुड्स को जेड को भी दे देगा कि यार मेरे दूसरा फ्रेंड पे आया है तो उसको हैंड ओवर कर दो। ठीक है, बट इधर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हो रही है, तो ये होता है बेलमेंट। तो सर अब हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं सेल और बेलमेंट के बीच में। बेलमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपन ने बेलमेंट कहाँ पढ़ा है सर? ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, ग्रेशियस बेलमेंट और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ठीक है, बाकी आपके सी इंसर्ट का पार्ट है बेलमेंट, सिंस इट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। ठीक है, पहला क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सर ओनरशिप सेल के केस में ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, बेलमेंट के केस में ओनली पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन but not transfer of ownership from bailor to bailey। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती यहाँ पे, तो गुड्स किसी पर्पस के लिए बस आपका पोजेशन दिया जाता है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स। सर गुड्स आर नॉट रिटर्न टू द सेलर इन द सेल। अरे गुड्स कभी वापस थोड़ी दिए जाएंगे सेल के केस में, जबकि बेलमेंट में तो उन गुड्स को रिटर्न किया जा सकता है फ्रॉम बेली टू दी बेलर, टू इट्स ओरिजिनल ओनर। बिल्कुल करना ही है, या फिर उसको बेलर की मतलब ओरिजिनल ओनर की डायरेक्शन के हिसाब से डिस्पोज ऑफ करना। कंसिडरेशन, सेल के केस में कंसिडरेशन इज प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी। एक्स ने वाई को गुड्स दिया, वाई ने एक्स को वापस क्या दिया? एक्स ने वाई को गुड्स दिया, वाई ने एक्स को मनी दिया। कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी यहाँ पर आता है। जबकि बेलमेंट के केस में सर ग्रेशियस बेलमेंट भी हो सकता है, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट भी हो सकता है। नॉन ग्रेशियस तो आपने टेलर को कपड़ा दिया, टेलर ने आपको आपका शर्ट सिल के दिया और आपने टेलर को पैसे दिए, तो यहाँ पर दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है। इट्स अ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट, आपने अपने फ्रेंड को मोटरसाइकिल दी घूमने के लिए, उसने शाम को लौटा दी, बदले में आपने कुछ पैसे नहीं लिए न उसने दिए, तो इट्स अ ग्रेशियस बेलमेंट, जहां पर बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। सो कंसिडरेशन हियर मे बी ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस, जबकि कंसिडरेशन तो इधर सेल के केस में तो बिल्कुल प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी आपको देना है। सर ये डिफरेंस समझ में आ गया बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, बिटवीन सेल एंड हायर परचेज, बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। आइए चौथा डिफरेंस करते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सर ये मैं आपको कल कराऊंगा, उसका कारण है कि इसमें थोड़ा सा अपने को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर होता है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। अब हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है, उसकी भी अपने को तरीके पढ़ने पड़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 7 और 8 थोड़े से कंफ्यूजिंग है, वो भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, ये थोड़ा सा पोर्शन आज अपन और कर लेते हैं। हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर जैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी बनता है। सर एक जना ऑफर देगा, दूसरा जना एक्सेप्टेंस देगा। ठीक है, एक जना या तो ऑफर देगा बाय करने का या फिर बेचने का दूसरे आदमी को, दूसरा जना उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तो एग्रीमेंट बन जाएगा। दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है, एक के गुड्स के फॉर्म में, दूसरे को मनी के फॉर्म में मिलना चाहिए। ठीक है सर, पेमेंट एंड डिलीवरी, इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काम करेंगे।
पेमेंट इमीडिएटली हो सकता है, डिलीवरी बाद में हो सकती है। पेमेंट डिलेड हो सकता है, डिलीवरी इमीडिएटली हो सकती है। ठीक है, पेमेंट भी बाद में हो सकता है, डिलीवरी भी बाद में हो सकती है। ठीक है, तो सर देखो 3 केस तो करा दिए, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स बट प्राइस टू बी पेड एट सम फ्यूचर डेट। ये देखो ये दूसरा वाला केस हो गया, इमीडिएटली पेमेंट ऑफ प्राइस बट डिलीवरी टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, ये हो गया पहला वाला केस। ठीक है, देन इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये हो गया तीसरा वाला केस। ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट और बोथ, सर डिलीवरी भी बाद में करेंगे, पेमेंट भी बाद में करेंगे, बस अभी तो एग्रीमेंट, ये हो गया चौथा वाला केस। पांचवा वाला केस है डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। सर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट देने की बात करी जा रही है या डिलीवरी देने की बात करी जा रही है? सर 1000 शूज 200 के इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी, या 10,000 रुपए 2,000 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट्स में, इस तरीके से। ठीक है सर, द पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट और, ठीक है। तो सर जनरल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से बनता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी उसी तरीके से बनता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस से चालू होकर कहानी पूरी होती है। एंड पेमेंट एंड डिलीवरी, पेमेंट एंड डिलीवरी, ठीक है, इसमें कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग सकता है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी बन सकते हैं? सर आइदर एक्सप्रेसली भी बन सकते हैं, इम्प्लाइडली भी बन सकते हैं। एक्सप्रेसली यूजिंग वर्ड्स ओरल और रिटन और इन राइटिंग, ठीक है, और इम्प्लाइडली भी बनाए जा सकते हैं थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टी। बिल्कुल वही है, तो अपन ने ये एक छोटा सा पार्ट और कर लिया। कल हम ये इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। और फिर सेक्शन 7 और सेक्शन 8 थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, लेकिन हम लोग करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि प्राइस किस किस तरीके से फिक्स करी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइस किस किस तरीके से फिक्स करी जा सकती है। ठीक है सर, आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है?